हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो खुशखबरी उन लोगों के लिए जो बहुत दिन से वेट कर रहे थे कोस्ट गार्ड की जॉब के लिए। तो जी हाँ, कोस्ट गार्ड ने उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आपको स्क्रीन पर जैसे दिख रहा होगा, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको नीचे मैं सारी चीज़ समझाने वाला हूँ कोस्ट गार्ड के बारे में कि भाई क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगी, कब से आपका फॉर्म भरा जाएगा, सैलरी क्या होगी, सारी चीज़ तमाम चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका जो पोस्ट है उसका नाम क्या है। आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट जो लिखा हुआ है जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नेविक। ठीक है। पोस्ट डेट यानी कि 25 अगस्त को जो नोटिफिकेशन हुआ है वो 12:50 पर आउट हुआ है, जिसमें खाली बताया गया है कि कब से आपका फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या प्रोसेस है, सारी चीज़। ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। जो मेन चीज़ है वो ये है, इंपॉर्टेंट डेट्स। जो आपका जो एप्लीकेशन यानी कि जो आपका फॉर्म भरा जाएगा वो भरा जाएगा आपका 8/9/2022। यानी कि आपकी, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से ये चीज़। 8/9/2022 यानी कि 8 सितंबर 2022 से जो है आपकी जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो आप अपने ध्यान में रखना है कि भाई 8 सितंबर से आपका फॉर्म चालू हो जाएगा। अब वापसी आ जाते हैं। तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है आपका 22/9/2022 5:30 बजे। यानी कि 22 सितंबर को आपकी लास्ट डेट है 5:30 बजे तक फॉर्म भरने की, और जो चालू होगा वो 8 सितंबर को होगा। तो 8 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक आपकी जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो आप इसको अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब आपको आगे समझा देता हूँ। एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपकी जो है बाद में बताई जाएगी जब आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताया था सजेशन, आप जब आपका फॉर्म चालू होगा और जब ख़त्म होगा तो आपको इन इंपॉर्टेंट डेट्स पे नहीं भरना है, आपको इन दोनों के बीच में भरना है। यानी कि लगभग 13-14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख के बीच में आपको भर देना है। क्योंकि शुरुआत वाले में जब आपका कोई भी फॉर्म निकलता है तो सारे बच्चे एकदम भरने की कोशिश करते हैं, इसकी वजह से सर्वर डाउन होता है, आपका फॉर्म नहीं भरा जाता। और ऐसे ही कुछ होता है लास्ट के डेट्स में, जब लास्ट के दिन बच्चे होते हैं, लास्ट के 2-4 दिन, तो उसमें भी सर्वर डाउन होता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा भरते हैं। तो इस वजह से फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप बीच में ही भरें, बीच के दिनों में 12 से लेकर 18 तारीख के बीच में आप फॉर्म आराम से भर दीजिएगा। अब आ जाते हैं भाई क्या पैसे लगेंगे फॉर्म भरने में। तो जो भी जनरल में है, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस के अंडर आते हैं उनके लगेगा 250 रुपये। ठीक है जी। और जो SC ST में जो अंडर आते हैं उनके लगेंगे 0 रुपये, यानी कि कोई भी पैसा उनका नहीं लगने वाला है। अब आप जो पैसे भर सकते हैं यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, उन वो आप कैसे भी भर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग की तरफ से, जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसा आप भर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। देखिए अब आ जाते हैं भाई क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है। एज लिमिट देखिए, मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 22 साल होना चाहिए। यानी कि 18, 19, 20, 21, 22, तो लगभग 4 साल के बीच की आपकी एज होनी चाहिए। इसके यदि आप अंडर आते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो। बिटवीन 1/5/2001, 1 मई 2001 के बाद के यदि आप हो, और यदि 30 अप्रैल 2005 के अंडर आते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो आप इस तरीके से, आपको मैंने समझा दिया। अब आप चलते हैं नीचे। अब आ जाते हैं पोस्ट का नाम। भाई क्या पोस्ट का नाम होने वाला है, कितनी ड्यूटी होने वाली है, वो पोस्ट होने वाली है। देखिए नेविक जनरल ड्यूटी यानी कि जो GD कहते हैं हम, उसकी जो पोस्ट है वो 225 है। ठीक है। अब आपकी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद फिजिक्स एंड मैथ। यानी कि आपको 12th पास होना पड़ेगा, वो भी आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स। ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट है यदि आप GD के लिए जाते हो, जिसमें 225 पोस्टें हैं। अब आ जाते हैं नीचे, नेविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि DB। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसके पोस्ट जो है वो 40 हैं, मान ओनली 40 पोस्ट हैं। इसमें आपको खाली 10th पास होना है। ऊपर वाले में GD में आपको 12th पास होना पड़ेगा, और यहाँ को आपको 10th का पास होना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है। यदि आप 10th पास हो तो DB में भर सकते हो, यदि आप 12th पास हो तो GD के लिए भर सकते हो। यांत्रिक के लिए ओनली 35 पोस्ट हैं। ठीक है। इसमें आपको क्लास 10th विद इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, या मैकेनिकल में होना चाहिए डिप्लोमा, या इलेक्ट्रॉनिक का एंड टेलीकम्युनिकेशन। इन किसी में भी यदि आपको डिप्लोमा है आपके पास तो आप ये भर सकते हो यांत्रिक के लिए। अब आपको आराम समझाता हूँ मैं किस किस के लिए कितनी कितनी पोस्टें हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए पोस्ट नेम नेविक GD के लिए देखिए GD आ गया। इसके लिए UR मतलब होता है अनरिजर्व्ड।
EWS तो आप जानते हो जनरल वालों के लिए अलग सर्टिफिकेट बनता है, वो EWS के अंदर आ जाते हैं। OBC, ST, SC। तो जो अनरिजर्व वाले हैं उनका उसके पास 87 पोस्ट है, EWS वालों के पास 23 पोस्ट है, OBC के लिए 48 पोस्ट हैं, ST के लिए 32 और SC के लिए 35, टोटल मिला के 225 पोस्ट है। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं वो आप देख सकते हो, उसके लिए इतनी पोस्ट है। इसी तरीके से नेविक DB में 16, 5, 10, 6, 30, टोटल मिला के 40 पोस्ट हैं। आप समझ सकते हैं, मैंने ऊपर आपको आराम से समझा दिया। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आप समझ जाएँ। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए ठीक है इतनी पोस्ट आपको यहाँ पे दी गई हैं, टोटल 16 पोस्ट। तो टोटल मिला के जो नेविक GD के लिए वो 225 पोस्ट है, DB में जो है 10 पास के लिए उनके लिए 40 पोस्ट और यांत्रिक के लिए मात्र 16 पोस्ट आपको मिलेंगी। अब आ जाते हैं, देखिए यांत्रिक मैकेनिकल का तो आपने समझा दिया मैंने आपको कि 16 पोस्ट आपको मिलेंगी। अब यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए भी अनरिजर्व्ड के लिए जो है वो 3 पोस्ट है। बाकी आप देख सकते हैं किस किस के लिए इतनी पोस्ट है, टोटल यहाँ पे 10 पोस्ट मिलेंगी। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी जो है वो इतनी पोस्ट आपको मिलेंगी। किस किस कैटेगरी में जो पोस्ट है वो अवेलेबल नहीं है, किस में कितनी पोस्ट अवेलेबल है वो आप जाके ऊपर से देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे भी ये 9 पोस्ट है। तो तीनों को मिला के जो यांत्रिक के लिए वो इतनी पोस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। चलिए ये तो देख लीजिए आपकी इंपॉर्टेंट टर्म दे रखेंगे भाई ये है, आपको पढ़ लेना है। यदि आपको पढ़ना है तो भाई आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। अब जो बात करते हैं वो करते हैं कि भाई आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इस पोस्ट के भरने के बाद। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अब जानते हैं कि भाई जब आप फिजिकल देने जाओगे तो भाई वहाँ क्या क्या आपके साथ होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखिए 1600 मीटर की रनिंग होगी, वो भी आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। तो मैं जानता हूँ भाई लगभग हर बच्चा जो 10-15 दिन से ट्रेनिंग कर रहा होगा एटलीस्ट वो भी 1600 मीटर की रनिंग कर लेगा 7 मिनट में। मात्र आपको 20 जो है स्क्वाट्स करने हैं, 10 पुशअप करने हैं। तो लगभग हर बच्चा ये कोई कर लेता है जो हल्का उल्का भी एक्सरसाइज करता हो या 10-15 दिन से ट्रेनिंग कर रहा होगा इसके लिए, तो वो आराम से भर्ती निकाल लेगा। चलिए साथ साथ बात कर लेते भाई आपको क्या क्या ज़रूरत होगी जब आप वहाँ जाओगे। तो आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, वो भी आपको यहीं बता देता हूँ मैं। आपकी हाइट के बारे में बात करें तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप अपनी जो है हाइट अपने हिसाब से बांध सकते हैं। ठीक है, चेस्ट होनी चाहिए कि भाई 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद जब आप हवा भर लेते हैं छाती को जितना फुलाएंगे वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट निकलेगा, जो आप अपना BMI निकाल सकते हैं। BMI आपको नहीं आता है कि भाई क्या होता है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं BMI, उसमें अपना हाइट डालना है और आपका वेट निकल के आ जाएगा भाई आपकी हाइट के हिसाब से आपका कितना वेट होने वाला है। चलिए आप बात कर लेते हैं कि भाई आपका कोस्ट गार्ड का जो है सिलेबस क्या क्या होने वाला है। ठीक है, वो मैं आपको नीचे चल के समझाता हूँ तो आप देखिएगा। ठीक है, हम नीचे आ जाते हैं तो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। सबसे पहले जो है सिलेबस जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक है सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट में क्या आ गया, जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं जिन्होंने खाली 10th पास करा उनके लिए क्या सिलेबस होगा। जिनकी जो है DB पोस्ट है यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच वाली हैं, और जो GD वाले हैं जिनकी 12th बेसिस पर है उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है वो यहाँ होगा। ठीक है, आपको समझा देता हूँ मैं। तो 2 सेक्शन है, आपको समझ गया होगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 1 के लिए क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं सेक्शन 1 के लिए मैथ का जो सिलेबस है उसमें आप एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ बताने लग जाऊँगा तो आपको बोरियत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बोरियत नहीं करना चाहूँगा बिल्कुल भी इस वीडियो को। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं भाई ये आपका मैथ का सिलेबस है, और इसके नीचे आ जाते हैं साइंस का। तो ये आपका ये साइंस का सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर मैथ का, नीचे साइंस का, इसके नीचे आ जाए तो इंग्लिश का सिलेबस हो जाएगा। आप इन सब का वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने सिलेबस के लिए। रीजनिंग का ये सिलेबस हो जाएगा, GK का आपका ये सिलेबस हो जाएगा। तो आप एक बार जो है ना स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं भाई आपका जो जिस भी कैटेगरी में आते हो, चाहे आप DB में आते हो, 10th बेसिस में आते हो या 12th बेसिस में आते हो। अब आ जाते हैं सिलेबस ऑफ सेक्शन 2 यानी कि GD ग्राउंड ड्यूटी, जो 12th बेसिस पे इस फॉर्म भरेंगे उनके लिए देखिए फिजिक्स का ये सिलेबस आ जाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस है। मैथ का सिलेबस यहाँ से आ जाएगा। तो ये है बस, जो क्लास 10th वालों के लिए ये है, क्लास 12th वालों के लिए ये है। बाकी जो देखिए जो GK है और जो रीजनिंग है, इंग्लिश है, वो दोनों के लिए सेम रहेगा। जो मैथ और साइंस का सिलेबस है वो अलग अलग रहेगा 10th और 12th वालों के लिए। ठीक है, जो GD भरेंगे वो 12th वाले होंगे, और जो 10th के बेसिस भरेंगे वो DB वाले होंगे। DB वालों के लिए मात्र मैथ और साइंस का सिलेबस है वो अलग रहेगा, और जो GD वाले हैं 12th वाले हैं उसके लिए मैथ और सिलेबस फिजिक्स का ये रहेगा।
बाकी जो रीजनिंग रहेगी, जो जीके रहेगा, जो इंग्लिश रहेगा, वो दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है। खाली मैथ और फिजिक्स में डिफरेंस रहेगा, बाकी इंग्लिश, रीजनिंग और जीके सेम ही रहेगा। मेन चीज़ अभी सैलरी के बारे में आ जाते हैं, तो चलिए सैलरी की मैं भूल गया था, सॉरी। अब मैं आपको बताता हूँ सैलरी क्या क्या मिलने वाली है आपको। जो मेन चीज़ है, किसी भी आप पोस्ट में जाते हो, चाहे किसी भी आप जॉब में जाते हो, सबसे मेन चीज़ होती है सैलरी। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। चलिए बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो आपकी तो मंथली सैलरी होने वाली है ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मंथली सैलरी फॉर नेविक जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी और नेविक डोमेस्टिक यानी कि डीबी। जनरल ड्यूटी हो गया 12th वालों के लिए, नेविक डोमेस्टिक ड्यूटी होगी 10th वालों के बेसिस पर, जिन्होंने 10th के बेसिस पर फॉर्म भरा है 12th के, ठीक है। तो जीडी वालों के लिए और डीबी वालों के लिए जो मिनिमम सैलरी रहेगी वो रहेगी 21,700 रुपये, ठीक है, प्लस अलाउंस, ठीक है, ये रहेगा। बाकी जो यांत्रिक वालों के लिए बेसिक सैलरी रहेगी कम से कम वो रहेगी 29,500 रुपये प्लस अलाउंस। तो ये अलाउंस जो अलग चीज़ होती है, वो आपको मैं किसी और दिन समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आप ये समझिए, जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी, जो भी जीडी वाले हैं या डीबी वाले हैं उनकी रहेगी 21,700 रुपये कम से कम। आपको जब आप ज्वाइन करोगे इतनी आपको मिलेगी। और जो आपको यांत्रिक वालों के है उनके लिए 29,500 रुपये आपको मिलेंगे। बाकी नीचे आपको देख सकते हैं यहाँ अलाउंस लिखा हुआ है, 5th ग्रेड प्लस 7 प्लस यांत्रिक सैलरी 62 रुपये पर मंथ अलग से मिलेगा। तो ये आपको बेसिक सैलरी जो 21,700 मिलेगी उसके ऊपर से ये प्लस मिलेगा दोनों ही पोस्टों में, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई आपकी कितनी सैलरी होने वाली है। बाकी होप करूँगा मैंने आपको सब चीज़ समझा दिया है बड़ी आसानी से, इसी वे में। होप करूँगा आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आ गई है यार, एक लाइक कर देना, ज़्यादा बहुत मेहनत लगी है। कमेंट कर देना कैसा लगा, कोई डाउट हो तो भी कमेंट में पूछ लेना। और बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए ऐसी पोस्टों के लिए, जब आपको सरकारी नौकरी आती है, प्राइवेट नौकरी आती है, उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दिया करूँगा। आप तक वीडियो तभी पहुँचेगी जब आप सब्सक्राइब करोगे। तो होप करूँगा आपको यार सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक यू।